15 सितंबर 2008 अमेरिका के चौथे सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक लेमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। एआईजी गिरने के कगार पर था। दुनिया भर का फाइनेंशियल सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। बड़े बड़े बैंक्स जिनके पास कल तक अरबों डॉलर थे, आज पाई पाई के लिए मोहताज थे। बैंकों ने एक दूसरे को लोन देना बंद कर दिया था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह कौन सा बैंक दिवालिया हो जाएगा। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स बुरी तरह से गिर रहे थे। ऐसे में दुनिया की नजर सिर्फ एक आदमी पर थी, शेयर मार्केट का एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास 44.3 बिलियन डॉलर कैश पड़ा था। जब आम लोग पैनिक में शेयर्स बेच रहे थे, तो ये बंदा शेयर मार्केट में शॉपिंग कर रहा था। 8 दिन बाद 23 सितंबर की रात को अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी गोल्डमैन सैच के सीईओ लिलॉयड ब्लैंकफिन ने इस शख्स को कॉल किया। लिलॉयड को तुरंत पैसे की जरूरत थी, वरना गोल्डमैन सैच भी डूब सकता था। बाकी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक लगभग दिवालिया होने के कगार पर थे। सिर्फ गोल्डमैन सैच ही बचा था, लेकिन उसका स्टॉक भी $200 से गिरकर $90 से नीचे आ चुका था। उन्हें कैश से ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत थी। खैर, शेयर मार्केट के उस धुरंधर ने लिलॉयड का फोन उठाया और एक लेजेंडरी डील की। उसने पैसे के बदले एक ऐसी शर्त रखी जिसे 16वीं शताब्दी का वेनिस का सबसे लालची व्यापारी शाइलॉक भी सलाम करता। सीन ये था कि जब शेयर मार्केट में तबाही मची हुई थी, तब उस शख्स को यह पता था कि इस वक्त जिन कंपनियों का दिवाला निकलने वाला है, उनके साथ वो अपनी शर्तों पर डील कर सकता है। यही कारण था कि उसने गोल्डमैन सैच को $5 बिलियन देते वक्त अपनी शर्तों पर यह डील की। शर्त यह थी कि गोल्डमैन सैच को उसकी कंपनी को हर साल 10% डिविडेंड पे करना होगा, जो लगभग $500 मिलियन बनता था, और कंपनी को यह डिविडेंड तब तक देना होगा जब तक वो अपना लोन चुकता ना कर देती। दूसरी शर्त में कंपनी से वारंट्स की डिमांड की गई, यानी फ्यूचर में सस्ते दाम पर शेयर खरीदने का अधिकार। इसके साथ ही उस इन्वेस्टर ने एक और शर्त रखी, जिसके मुताबिक कंपनी के सीईओ समेत टॉप 4 एग्जीक्यूटिव्स तब तक अपने हिस्से के शेयर्स नहीं बेच सकते थे जब तक वो इन्वेस्टर अपने शेयर नहीं बेच देता। यानी अगर जहाज डूबा तो कप्तान सबसे पहले डूबेगा। ये सारी शर्तें गोल्डमैन सैच ने मान ली और डील पक्की हो गई। गोल्डमैन सैच के बाद वो शख्स जनरल इलेक्ट्रिक को भी लगभग इन्हीं शर्तों पर $3 बिलियन का लोन देता है। इस मंदी के दौरान अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम इतना चरमरा चुका था कि वो शख्स अमेरिका की फाइनेंशियल एम्बुलेंस बन चुका था, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को डूबने से बचा रहा था। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की आंखें इस धुरंधर पर टिकी हुई थी कि शेयर मार्केट में जारी इस ब्लड बाथ पर उनका क्या कहना है। ऐसे में 16 अक्टूबर 2008 को न्यूयॉर्क टाइम्स में उसका एक आर्टिकल छपता है, जिसका टाइटल था बाय अमेरिकन आई एम। इस आर्टिकल के जरिए वो आर्थिक मंदी के चलते घबराए हुए शेयर इन्वेस्टर्स को शांत करने की कोशिश करता है। इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा, अ सिंपल रूल डिक्टेट्स माई बाइंग, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ये लाइन आगे चलकर फाइनेंशियल वर्ल्ड का सूत्रवाक बन गया। इस आर्टिकल में उन्होंने ये भी दावा किया कि जो पोर्टफोलियो पहले 100% सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में था, वो उसे अब यूएस के शेयर मार्केट में मूव कर रहे हैं। खैर, कुछ महीने बाद जब मार्केट संभला, तो उस इन्वेस्टर की कंपनी ने इन डील्स के जरिए अरबों डॉलर कमाए। यानी जब अमेरिका में कंपनियां डूब रही थी, लोगों की नौकरियां जा रही थी, आम अमेरिकी अपने घर बेचने को मजबूर हो चुके थे, तब ये इन्वेस्टर अरबों डॉलर छाप रहा था। इन्वेस्टमेंट का ये धुरंधर कोई और नहीं, बल्कि ये हैं दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे। कहानी यही नहीं रुकती। जब गोल्डमैन सैच ने बफे से लिए $5 बिलियन लौटाने चाहे, ताकि उसे इंटरेस्ट के रूप में रोज $1.4 मिलियन ना देने पड़े, तो वॉरेन का कहना था कि मैं कैपिटलिज्म का बिन लादेन बनने जा रहा हूं। एशिया की किसी गुफा में छुप जाऊंगा। यूएस आर्म्ड फोर्सेस 10 साल से बिन लादेन को नहीं ढूंढ पा रही। ये गोल्डमैन सैच मुझे क्या ही ढूंढ लेंगे। ये बात उन्होंने मजाक में कही, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये डील खत्म हो। आज की दुनिया में वॉल स्ट्रीट के शोर शराबे और सिलिकॉन वैली की चमक धमक से हजारों मील दूर ओमाहा नाम के एक छोटे से शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता है। उसका टच भी ग्रीक माइथोलॉजी के राजा मिडास जैसा ही है। पिछले 80 सालों से वो जिस स्टॉक को, जिस कंपनी को हाथ लगाता है, वो सोना बन जाती है। लोग उसे ओरेकल ऑफ ओमाहा कहते हैं। उसकी नेटवर्थ $150 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है।
ये आदमी उसी 5 बेडरूम वाले पुराने घर में रहता है जिसे उसने 1958 में खरीदा था। वो आज भी वही मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट शौक से खाता है। उसके पास कोई प्राइवेट आइलैंड नहीं है, कोई सुपर यार्ड भी नहीं है। उसकी टेबल पर आज भी कोई कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ फाइलों का ढेर लगा रहता है। सालों से उसका घर ही उसका ऑफिस है। दुनिया उन्हें सबसे अमीर आदमी मानती है, लेकिन अगर आप उनकी साइकोलॉजी को समझेंगे तो पाएंगे वॉरेन बफे पैसे के पीछे कभी ज्यादा नहीं भागे। वो तो कुछ और ही ढूंढ रहे थे। क्या थी वो चीज और कैसे एक शर्मीला लड़का जिसे लड़कियों से बात करने में पसीने छूटते थे, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल एम्पायर का शहंशाह बन गया। ये कहानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं है, ये कहानी है कंपाउंडिंग की, समय की और एक ऐसे दिमाग की जिसने पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। आज किस्सा में कहानी दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफे की। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब अमेरिका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। 1930 का साल, द ग्रेट डिप्रेशन। 30 अगस्त 1930 को जब वॉरेन का जन्म हुआ, तब तक वॉल स्ट्रीट कोलैप्स कर चुका था। वॉरेन के पिता हॉवर्ड बफे एक स्टॉक ब्रोकर हुआ करते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1930 में स्टॉक ब्रोकर होना वैसा ही था जैसे आज के दौर में बैंकरप्सी का पोस्टर बॉय होना। वॉरेन की परवरिश गरीबी में तो नहीं, लेकिन डर के साए में हुई। जब वो छोटे थे तो उन्होंने देखा कि कैसे उनके पिता की जॉब चली गई, घर में खाने के लाले पड़ गए थे। उनकी मां लैला बफे का स्वभाव बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। बायोग्राफर एलिस श्रोडर अपनी किताब द स्नोबॉल में लिखती हैं कि वॉरेन की मां को फिट्स आते थे, वो गुस्से में बच्चों पर चीखती थी। हालात ये थे कि वॉरेन को घर के अंदर डर लगता था और घर के बाहर आर्थिक मंदी का सन्नाटा था। साइकोलॉजी कहती है कि बचपन का ट्रॉमा इंसान को दो तरह से शेप करता है, या तो वो टूट जाता है या फिर वो सिक्योरिटी के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। वॉरेन दूसरी कैटेगरी में थे। उनके दिमाग में एक बात घर कर गई, मुझे इतना अमीर बनना है कि मुझे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और कोई मुझे कंट्रोल ना कर सके। वॉरेन को मैथ से प्यार था। वो दोस्तों के साथ खेलते वक्त कंचे या बॉटल कैप्स इकट्ठा करते थे और उसे गिनते थे, लेकिन खेल के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि बॉटल के किस ढक्कन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। 6 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब वॉरेन ने अपनी पहली बिजनेस डील की। उन्होंने अपने दादाजी की दुकान से 25 सेंट में कोका कोला का एक पैक खरीदा और पड़ोस में जाके 30 सेंट्स में बेचा। 5 सेंट्स का प्रॉफिट। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन वॉरेन के लिए ये प्रॉफिट नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। उन्हें समझ आ गया कि बिजनेस का फंडामेंटल रूल क्या है, आर्बिट्रेज। सस्ती चीज लाओ, मार्जिन जोड़ो और बेच दो। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब 10 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ न्यूयॉर्क गए। उन्होंने वॉल स्ट्रीट देखा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देखा और वहां उनकी मुलाकात हुई गोल्डमैन सैश के एक सीनियर पार्टनर से। उस आदमी ने वॉरेन से मजाक में पूछा, तुम कौन सा स्टॉक पसंद करते हो? नन्हे वॉरेन ने बिना झिझके जवाब दिया। उस आदमी की आंखों में चमक देखकर वॉरेन को एहसास हुआ कि इस दुनिया में रिस्पेक्ट उम्र से नहीं, नॉलेज और पैसे से मिलती है। हाई स्कूल तक आते आते वॉरेन बफे एक फुल फ्लेजेड बिजनेसमैन बन चुके थे। लोग वॉरेन को किताबी कीड़ा समझते थे। सुबह 4 बजे उठकर वो वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर बांटने जाते थे। वो एक साथ कई बिजनेसेस रन कर रहे थे, न्यूज़पेपर डिलीवरी, गोल्फ बॉल्स बेचना, स्टैंप्स बेचना आदि। लेकिन उनका मास्टर स्ट्रोक था पिन बॉल मशीन बिजनेस। 15 साल के वॉरेन ने देखा कि नाई की दुकान में लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए बोर होते हैं। उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने अपने दोस्त डॉन डेनली के साथ मिलकर $25 में एक पुरानी पिन बॉल मशीन खरीद ली, उसे रिपेयर किया और एक नाई की दुकान में रख दिया। डील सिंपल थी, जो कमाई होगी 50-50। पहले ही दिन मशीन ने $4 कमाए। वॉरेन ने उस पैसे को खर्च करने की बजाय सेव करना शुरू किया। फिर दूसरी मशीन, तीसरी और फिर चौथी। कुछ ही दिनों में उनके पास पूरे शहर में पिनबॉल मशीन्स का एम्पायर था। जब उन्होंने ये बिजनेस बेचा तो उनके पास $1200 थे। 1945 के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी, जिससे उन्होंने एक खेत खरीदा। सोचिए, 15 साल का एक लड़का जो अभी स्कूल पास भी नहीं हुआ है, वो एक खेत का मालिक था जिससे उसे रेंट आ रहा था। वॉरेन उस वक्त अपने टीचर से ज्यादा कमाई कर रहे थे, लेकिन वॉरेन के अंदर एक अजीब सा खालीपन था।
वो पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन उन्हें डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। उन्हें एक गुरु की तलाश थी और उनकी ये तलाश उन्हें ले गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक। वॉरेन बफे को पूरा भरोसा था कि उनका एडमिशन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हो जाएगा। वो इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यूअर ने उन्हें 10 मिनट तक देखा, उनकी नॉलेज को परखा और फिर एक शब्द कहा, रिजेक्ट। वॉरेन टूट गए। उन्हें लगा कि उनकी दुनिया खत्म हो गई। उन्हें अपने पिता को यह बताने में शर्म आ रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह रिजेक्शन उनके लिए भगवान का सबसे बड़ा वरदान साबित होने वाला था। निराश होकर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ब्रोशर उठाया और वहां उन्हें एक नाम दिखा, बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम एक इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टर और प्रोफेसर थे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर एक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखी थी। वॉरेन ने यह किताब पढ़ी थी और इसे अपनी बाइबल की तरह मानते थे। उन्हें पता चला कि ग्राहम कोलंबिया में ही पढ़ाते हैं। वॉरेन ने तुरंत अप्लाई कर दिया। कोलंबिया में वॉरेन और ग्राहम की मुलाकात इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक थी। ग्राहम की फिलॉसफी सिंपल थी, सिगार बट इन्वेस्टिंग। ग्राहम कहते थे, अगर तुम सड़क पर जा रहे हो और तुम्हें एक सिगार का टुकड़ा मिलता है जो गंदा है, गीला है, लेकिन उसमें अभी भी एक कश बाकी है, तो उसे उठा लो, वो मुफ्त है। उस एक कश का मजा लो और फेंक दो। मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब था, ऐसी कंपनियों को ढूंढो जो इतनी गिर चुकी हैं, इतनी बर्बाद हो चुकी हैं कि उनकी स्टॉक प्राइस उनकी स्क्रैप वैल्यू से भी कम है। उन्हें खरीदो, भाव बढ़ने का इंतजार करो और फिर बेच दो। वॉरेन ने इस फिलॉसफी को घोट कर पी लिया। वो ग्राहम के सबसे होनहार स्टूडेंट बन गए, इतने होनहार कि वो क्लास में बाकी छात्रों को जवाब देने का मौका ही नहीं देते थे। लेकिन जब जॉब की बात आई तो ग्राहम ने वॉरेन को हायर करने से मना कर दिया। वजह, ग्राहम सिर्फ जूइश लोगों को हायर करते थे, क्योंकि उस वक्त वॉल स्ट्रीट पर जूस के साथ भेदभाव होता था और ग्राहम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते थे। वॉरेन फिर से रिजेक्ट हो गए, लेकिन वो जिद्दी थे। वो वापस ओमाहा आ गए, लेकिन ग्राहम को खत लिखते रहे, अपने स्टॉक आइडियाज भेजते रहे। आखिरकार ग्राहम पिघल गए और वॉरेन को न्यूयॉर्क बुला लिया। यही वो वक्त था जब वॉरेन बफे एक इन्वेस्टर से एक मशीन में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। वो दिन रात बैलेंस शीट्स पढ़ते, वो मूडीज मैनुअल के हजारों पन्ने पलटते, सिर्फ उस एक सिगरेट बट कंपनी को ढूंढने के लिए जो उन्हें मुफ्त का कैश दे सके। 1956 में बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए। वॉरेन वापस ओमाहा आ गए। तब वॉरेन की उम्र बेशक 26 साल थी, लेकिन तब तक उनके पास $1,74,000 जमा हो चुके थे। वो चाहते तो इस उम्र में भी रिटायर हो सकते थे, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ था। उन्होंने अपने बेडरूम में बफे पार्टनरशिप लिमिटेड की शुरुआत की। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे लिए। उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। मुझे मत पूछना कि मैं कौन सा स्टॉक खरीद रहा हूं। मैं साल में सिर्फ एक बार रिजल्ट बताऊंगा। अगर नुकसान हुआ तो मैं कुछ हद तक भरपाई करूंगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं उसका 25% रखूंगा। लोग उन पर हंसे। एक 26 साल का लड़का जो अजीब से कपड़े पहनता है, वो हमारे पैसे दोगुना करेगा। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त वॉरेन पर भरोसा किया, उनकी किस्मत बदलने वाली थी। अगले कुछ सालों में वॉरेन ने मार्केट को बीट नहीं किया, उन्होंने मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दिया। जहां मार्केट 7 से 10% रिटर्न दे रही थी, वॉरेन 25 से 30% गारंटेड रिटर्न दे रहे थे। वो छोटी छोटी ऑब्सक्योर कंपनियों को ढूंढने में माहिर थे। वो एक्टिविस्ट इन्वेस्टर बन जाते, मैनेजमेंट को हड़काते और वैल्यू अनलॉक करते। लेकिन फिर 1962 में उनकी नजर एक टेक्सटाइल कंपनी पर पड़ी। नाम था बर्कशायर हैथवे। ये एक डेड कंपनी थी। न्यू इंग्लैंड में टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही थी। इसका स्टॉक प्राइस $7 के आसपास था। वॉरेन ने देखा कि कंपनी की वर्किंग कैपिटल और एसेट्स की वैल्यू स्टॉक प्राइस से ज्यादा है। ये एक क्लासिक सिगार बट था। वॉरेन ने शेयर खरीदने शुरू कर दिए। उनका प्लान था कि जब कंपनी अपनी और मिलें बंद करेगी तो मैनेजमेंट उनके शेयर्स वापस खरीद लेगी और उन्हें प्रॉफिट होगा। ऐसा हुआ भी। कंपनी के सीईओ सीबरी स्टैंटन ने मौखिक रूप से $11.5 के रेट पर शेयर खरीदने का वादा किया, लेकिन जब लिखित ऑफर आया तो उसमें कीमत लिखी थी $11.375, यानी कि 12.5 सेंट की बेईमानी। वॉरेन बफे का दिमाग सनक गया। उन्हें लगा कि स्टैंटन ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की है। एक आम इंसान होता तो अपने शेयर बेचकर निकल जाता, लेकिन वॉरेन ने क्या किया? उन्होंने बदला लेने की ठानी। उन्होंने बर्कशायर हैथवे के और ज्यादा शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। इतने शेयर खरीदे कि वो कंपनी के मालिक बन गए, और मालिक बनते ही उन्होंने सबसे पहले सीबरी स्टैंटन को नौकरी से निकाला।
वॉरेन की ईगो तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। उन्होंने एक डूबते हुए जहाज को खरीद लिया था। टेक्सटाइल बिजनेस एक बैड बिजनेस था। मशीनें पुरानी हो रही थी, कंपटीशन बढ़ रहा था और प्रॉफिट मार्जिन लगभग खत्म हो रहा था। वॉरेन बफे ने बाद में माना कि बर्कशायर हैथवे खरीदना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, $200 बिलियन की गलती। इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी एक गलती और बदले की वजह से अस्तित्व में आई। अगर स्टैंटन ने वो 12.5 सेंट कम ना किए होते तो आज वॉरेन बफे का नाम शायद हम नहीं जानते होते। लेकिन अंधेरा अभी बाकी था। वॉरेन के पास एक बेकार टेक्सटाइल कंपनी थी और मार्केट का मूड बदल रहा था। 1960s के लेट ईयर्स में गोगो एरा शुरू हो गया था। लोग सेंसिबल इन्वेस्टिंग को छोड़कर फास्ट ग्रोथ वाले स्टॉक्स के पीछे भाग रहे थे। वॉरेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वॉरेन को यह समझ आ गया था कि टेक्सटाइल मिल एक डूबता हुआ जहाज है। ऐसे में हार मानने के बजाय उन्होंने एक ऐसा फाइनेंशियल इंजन खोज निकाला जिसने उनकी किस्मत बदल दी। ये इंजन था इंश्योरेंस। वॉरेन ने अपनी टेक्सटाइल मिल की कमाई से इंश्योरेंस कंपनीज खरीदना शुरू किया और इसमें सबसे खास थी GEICO यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस बिजनेस का एक फंडा है जिसे फ्लोट कहते हैं। सोचिए, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आप प्रीमियम आज देते हैं, लेकिन क्लेम शायद 10 साल बाद लेंगे या शायद कभी नहीं। बीच के इन सालों में वो पैसा कंपनी के पास पड़ा रहता है। ये एक तरह का लोन है जिस पर वॉरेन को कोई ब्याज नहीं देना पड़ता था। जहां दुनिया बैंक से 10 से 12% ब्याज पर लोन लेकर बिजनेस करती थी, वॉरेन को इन्वेस्ट करने के लिए ये अरबों डॉलर का फ्लोट फ्री में मिल रहा था। वॉरेन ने एक बार कहा था, फ्लोट वो पैसा है जो हमारा नहीं है, लेकिन उसे इन्वेस्ट करने का प्रॉफिट हमारा है। यही वो सीक्रेट सोर्स था जिसने एक टेक्सटाइल मिल के मालिक को दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर बना दिया। GEICO और नेशनल इंडेमनिटी जैसी कंपनियों ने उन्हें ऐसा कैश का बारूद दिया जिससे उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस और कोका कोला जैसे बड़े धमाके किए। और तभी उनकी जिंदगी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसने वॉरेन बफे को वॉरेन बफे बनाया। वो शख्स जो वॉरेन का सबसे सच्चा दोस्त था, एक ऐसा शख्स जो कड़वा बोलता था लेकिन सच बोलता था। नाम था चार्ली मुंगेर। कहते हैं कि हर शेरलॉक को एक वॉटसन की जरूरत होती है, हर बैटमैन को एक रॉबिन की, लेकिन वॉरेन बफे को जो साथी मिला वो कोई साइड किक नहीं था, वो एक इंटेलेक्चुअल मॉन्स्टर था। वॉरेन और चार्ली की कहानी भी बड़ी फिल्मी है। दोनों ओमाहा के थे। दोनों ने अलग अलग समय में एक ही ग्रोसरी स्टोर पर काम किया था, लेकिन 1959 तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। इन दोनों की मुलाकात एक इंटेलेक्चुअल कोलिजन था। चार्ली पेशे से लॉयर थे, उनका दिमाग वॉरेन से भी ज्यादा तेज चलता था, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। वॉरेन पोलाइट थे, अपनी बात घुमा फिरा कर कहते थे ताकि किसी को बुरा ना लगे। चार्ली मुंह फट थे। अगर कोई बात बेवकूफी भरी है तो चार्ली उसे मुंह पर स्टूपिड बोल देते थे। वॉरेन अभी भी अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम के प्रभाव में थे। वो कचरा शेयर्स ढूंढते थे और उसे बेचकर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते थे। चार्ली ने वॉरेन को एक सिंपल बात समझाई जिसने वॉरेन की पूरी दुनिया हिला दी। चार्ली ने कहा, वॉरेन, फॉरगेट अबाउट बाइंग फेयर कंपनीज एट वंडरफुल प्राइस, बाय वंडरफुल कंपनीज एट फेयर प्राइसेस। मतलब सस्ती और रद्दी कंपनी बढ़िया दाम पर खरीदने से अच्छा है कि एक बढ़िया कंपनी को ठीक ठाक दाम पर खरीदो और उसे जिंदगी भर होल्ड करो। सुनने में यह सिंपल लगता है, लेकिन वॉरेन के लिए यह अपना धर्म बदलने जैसा था। उन्हें सस्ती चीजें खरीदने की आदत थी, महंगी चीज खरीदना उन्हें पाप लगता था। वॉरेन रेजिस्ट कर रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि अगर वो ग्राहम के नियमों को छोड़ देंगे तो डूब जाएंगे। लेकिन फिर 1972 में एक डील आई जिसने इस थ्योरी को टेस्ट किया। कैलिफोर्निया की एक कैंडी कंपनी थी जिसका नाम था सीज कैंडीज। ये कंपनी चॉकलेट्स बनाती थी और इसका ब्रांड काफी स्ट्रॉन्ग था। क्रिसमस हो या वैलेंटाइंस डे, लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए सिर्फ सीज की ही कैंडी खरीदते थे। अगर दाम बढ़ भी जाए तो भी लोग लाइन लगाकर इसे खरीदते थे। बिजनेस का मालिक इसे $30 मिलियन में बेचना चाहता था। वॉरेन ने अपना पुराना दिमाग लगाया। उन्होंने बैलेंस शीट देखी। कंपनी के पास हार्ड एसेट्स यानी कि जमीन और मशीनें बहुत कम थे। वॉरेन ने कैलकुलेट किया और कहा, मैं $25 मिलियन से एक भी फूटी कोड़ी ज्यादा नहीं दूंगा। सामने वाले ने मना कर दिया। डील खत्म हो गई। वॉरेन खुश थे कि उन्होंने पैसा बचा लिया, लेकिन चार्ली मुंगेर नाराज थे। उन्होंने वॉरेन को समझाया, तुम बेवकूफी कर रहे हो। $5 मिलियन के लिए तुम एक सोने की खान छोड़ रहे हो।
तुम एसेट देख रहे हो, मैं गुडविल देख रहा हूं। मैं वो ताकत देख रहा हूं कि कल को अगर ये कंपनी 10% दाम भी बढ़ा दे तो भी कोई कस्टमर छोड़कर नहीं जाएगा। इसे कहते हैं प्राइसिंग पावर। यह शब्द आज इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे हैवी वर्ड है, लेकिन उस वक्त वॉरेन इसे नहीं देख पा रहे थे। खैर, किस्मत अच्छी थी कि सेलर वापस आया और $25 मिलियन में ही मान गया। वॉरेन ने उसे खरीद लिया और रिजल्ट, जो कंपनी उन्होंने $25 मिलियन देकर खरीदी थी, उसने अगले कुछ दशकों में बर्कशायर हैथवे को $2 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट दिया, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के। ये एक टर्निंग पॉइंट था। वॉरेन समझ गए कि चार्ली सही थे। अब उन्हें सिगार बट्स नहीं चाहिए थे, अब उन्हें एलिफेंट्स की जरूरत थी। अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं साल 1987 में। 19 अक्टूबर 1987, जिसे फाइनेंस की दुनिया में ब्लैक मंडे कहा जाता है। उस एक दिन में अमेरिकन शेयर बाजार 22% गिर गया। हर तरफ लोग पैनिक में आकर बेच रहे थे, लेकिन ओमाहा के उस पुराने दफ्तर में वॉरेन बफे अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठे थे और चेरी कोक पी रहे थे। वो पैनिक नहीं कर रहे थे, वो शॉपिंग लिस्ट बना रहे थे। बाजार में डर का माहौल था, लेकिन वॉरेन का फेमस कोट है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। वॉरेन ने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी कोका कोला का शेयर भी बुरी तरह गिरा हुआ है। अब यहां पर वॉरेन की रिसर्च का लेवल देखिए। उन्होंने सिर्फ बैलेंस शीट नहीं पढ़ी, उन्होंने कोका कोला की साइकोलॉजी को भी पढ़ा। उन्होंने देखा कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, लोगों को उसकी लत लग चुकी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना बढ़िया है कि दुनिया के जिस कोने में पानी मिलता है वहां कोक भी मिलता है, और कोल्ड ड्रिंक हमेशा से सस्ती कीमत पर बिकी है। वॉरेन ने कैलकुलेट किया कि अगर कोका कोला हर साल अपना दाम सिर्फ 1 से 2 पैसे भी बढ़ा दे तो बिलियंस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 1988 में जब पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट से डर रही थी, वॉरेन बफे ने कोका कोला के $1 बिलियन के शेयर खरीद लिए। ये उस वक्त की सबसे बड़ी बेट थी। लोग उन्हें पागल कह रहे थे, अरे कोक तो एक शुगरी ड्रिंक है, इसका क्या फ्यूचर है। लेकिन वॉरेन को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। कोका कोला के शेयर्स ने उन्हें आज तक अरबों कमा कर दिए, और यही वजह है कि आज तक उन्होंने कोका कोला का एक भी शेयर नहीं बेचा है। यही वो दौर था जब वॉरेन बफे एक सुपर इन्वेस्टर से एक कल्ट फिगर बन गए। लोग उन्हें कॉपी करने लगे, वो जो खरीदते लोग वही खरीदते। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आना अभी बाकी था। हर हीरो की जर्नी में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जब उसके लिए चीजें खराब हो जाती हैं। वॉरेन के लिए वो मोमेंट आया 1991 में। यह कहानी है सैलमन ब्रदर्स की, वॉल स्ट्रीट का सबसे एग्रेसिव, सबसे एरोगेंट इन्वेस्टमेंट बैंक, जहां सिर्फ पैसे की भाषा बोली जाती थी। वॉरेन ने इस बैंक में $700 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। वॉरेन वहां डायरेक्टर थे, लेकिन डे टू डे काम नहीं देखते थे। अगस्त 1991 में वॉरेन को एक अर्जेंट कॉल आया। सैलमन ब्रदर्स के एक ट्रेडर पॉल मोजर ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की ऑक्शन में धोखाधड़ी की थी। उसने नकली नाम से इल्लीगल तरीके से बॉन्ड्स खरीदे थे। यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, यह यूएस गवर्नमेंट के साथ धोखा था। और उससे भी बुरी बात यह थी कि सैलमन के सीईओ जॉन गटफ्रेंड को इसके बारे में पता था, लेकिन उसने महीनों तक इस बात को छुपाए रखा। उसने रेगुलेटर्स को इन्फॉर्म नहीं किया। जब यह खबर बाहर आई तो भूचाल मच गया। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो सैलमन ब्रदर्स को बैन करने वाले हैं। इसका मतलब था बैंकक्रप्ट, यानी रातों रात बैंक खत्म हो जाता। वॉरेन बफे की पूरी जिंदगी की कमाई और उससे भी बढ़कर उनकी रेपुटेशन दांव पर थी। अगर सैलमन डूबता तो वॉरेन का नाम भी मिट्टी में मिल जाता। 4 सितंबर 1991 रविवार का दिन था। वॉरेन बफे के पास सैलमन को बेचने के लिए सिर्फ कुछ घंटे थे। वो न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी निक ब्रेडी को कॉल किया। जरा सोच के देखिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक सरकारी बाबू के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वॉरेन ने कहा, निक, मैं खुद सैलमन का चेयरमैन बनूंगा, मैं गंदगी साफ करूंगा, बस मुझे एक मौका दे दो। अगर तुमने बैंक को बैन कर दिया तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। निक ब्रेडी ने वॉरेन की बात मान ली, बैन हटा लिया गया, लेकिन शर्त यह थी कि वॉरेन को अमेरिकन कांग्रेस के सामने गवाही देनी होगी। वो दिन इतिहास में दर्ज है। वीडियो फुटेज में साफ दिखता है कि कैसे वॉरेन बफे, जिनके हाथ कांप रहे थे, माइक के सामने बैठे। उनके पीछे उनकी पत्नी सूजी बैठी थी और पूरा अमेरिका उन्हें टीवी पर देख रहा था।
वॉरेन ने माइक ठीक किया और कंपनी के एम्प्लॉइज को एड्रेस करते हुए कुछ ऐसा बोला जो आज हर बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता है। Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. यानी अगर तुम कंपनी का पैसा डुबाओगे तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर आप कंपनी की साख यानी रेपुटेशन का एक कतरा भी गवाते हैं तो मैं निर्दयी हो जाऊंगा। उस एक लाइन ने ना सिर्फ सैलमन ब्रदर्स को बचाया बल्कि वॉरेन बफे को एक मॉरल अथॉरिटी बना दिया। दुनिया को लगा कि यह आदमी सिर्फ पैसा नहीं कमाता, यह आदमी उसूलों का भी पक्का है। जैसे जैसे 90 का दशक खत्म हो रहा था, एक नई आंधी आ रही थी, द .com बूम। हर कोई इंटरनेट स्टॉक्स खरीद रहा था। जिस भी कंपनी के नाम के पीछे .com लगा होता, उसका शेयर 10 से 15 गुना हो जाता। लोग वॉरेन के पास जाते और कहते, वॉरेन तुम माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न क्यों नहीं खरीदते? टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? वॉरेन का जवाब सिंपल था, मुझे ये बिजनेस समझ नहीं आता। जिसका फ्यूचर कैश फ्लो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं खरीदूंगा। दुनिया ने कहना शुरू कर दिया, वॉरेन बफे सठिया गए हैं, उन्होंने अपना टच खो दिया है, अब नए जमाने में पुराने नियमों की जगह नहीं है। उस दौरान बैरेंस मैगजीन ने कवर पेज पर छापा, व्हाट्स रॉन्ग वॉरेन। वॉरेन चुप रहे, वो अपनी कोका कोला और जिलेट को होल्ड करके बैठे रहे। और फिर आया साल 2000। .com बबल फूट गया, टेक स्टॉक्स 90% तक गिर गए, लोग सड़क पर आ गए और जब धूल हटी तो मलबे के बीच सिर्फ एक इमारत शान से खड़ी थी, बर्कशायर हैथवे। वॉरेन फिर सही साबित हुए। अब थोड़ा कहानी को फिर पीछे लेकर चलते हैं। 70 के दशक में वॉरेन अमीर तो बन चुके थे, लेकिन वो अब भी ओमाहा के एक शर्मीले और सोशली ऑकवर्ड इंसान थे। उनके पास आंकड़ों की समझ तो थी, लेकिन पावर और पॉलिटिक्स की दुनिया उनके लिए नई थी। यहां एंट्री होती है कैथरीन ग्राहम की। कैथरीन अमेरिका के सबसे पावरफुल अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की मालकिन थी। 1973 में वॉरेन बफे ने चुपचाप द वॉशिंगटन पोस्ट के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। कैथरीन ग्राहम ये देखकर पैनिक में आ गई। उन्हें लगा कि कोई कॉर्पोरेट रेडर उनकी फैमिली कंपनी पर कब्जा करने आ रहा है। जब वॉरेन को पता चला कि कैथरीन डर रही हैं, तो उन्होंने 4 जून 1973 को कैथरीन को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने प्रॉमिस किया, मैं आपकी कंपनी का बॉस नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। मैं आगे एक भी शेयर नहीं खरीदूंगा जब तक आप पर्सनली यस नहीं बोलती। वॉरेन ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे वो कैथरीन के मेंटर बन गए। जहां वॉरेन ने कैथरीन को बिजनेस की बारीकियां सिखाई, वहीं कैथरीन ने वॉरेन को दुनिया के सामने खुलना सिखाया। प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और हॉलीवुड स्टार्स के साथ डिनर टेबल पर कैसे बात करनी है, यह सब कैथरीन ने ही वॉरेन को सिखाया। कैथरीन ने वॉरेन को एहसास दिलाया कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, एक पर्सनैलिटी होना भी जरूरी है। ये वो दौर था जब वॉरेन बफे सिर्फ एक इन्वेस्टर से एक पब्लिक फिगर बनने की राह पर चल पड़े। ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी था क्योंकि कुछ ही सालों बाद उनकी मुलाकात एक और जीनियस से होने वाली थी। कहानी में एक नया किरदार जुड़ने वाला था। 5 जुलाई 1991 बिल गेट्स की मां मैरी गेट्स ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी। उन्होंने बिल से कहा, तुम्हें आना होगा, वॉरेन बफे आ रहे हैं। बिल गेट्स उस वक्त यंग टेक बिलियनियर थे। उन्होंने अपनी मां से साफ कह दिया, मॉम मेरे पास वक्त नहीं है। वो आदमी सिर्फ स्टॉक्स और पेपर्स खरीदता और बेचता है, उसमें कोई रियल वैल्यूएशन क्रिएशन नहीं है। हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बिल गेट्स ना चाहते हुए सिर्फ आधे घंटे के लिए वहां गए, लेकिन वो आधा घंटा 10 घंटे की बातचीत में बदल गया। गेट्स ने वॉरेन से पूछा, हे वॉरेन, तुम IBM की बैलेंस शीट कैसे देखते हो? वॉरेन ने कहा, मैं बैलेंस शीट नहीं देखता, मैं ये देखता हूं कि IBM अपने कस्टमर्स के दिमाग को कैसे कंट्रोल करता है। उस दिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ। बिल गेट्स के पिता ने वहां मौजूद सबको एक कागज दिया और कहा, अपनी सफलता का राज सिर्फ एक शब्द में लिखो। बिल गेट्स और वॉरेन बफे एक दूसरे से अलग अलग बैठे थे। जब उन्होंने कागज वापस दिया तो दोनों ने एक ही शब्द लिखा था, फोकस। यह एक सोलमेट मूवमेंट था। वॉरेन को एक ऐसा दोस्त मिल गया था जो उनका इंटेलेक्चुअल इक्वल था। बिल गेट्स ने वॉरेन को दुनिया देखने का एक नया नजरिया दिया।
सालों तक वॉरेन कहते रहे, मैं टेक्नोलॉजी को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने गूगल को मिस किया, उन्होंने अमेज़न को मिस किया, लेकिन 2016 में 86 साल की उम्र में वॉरेन ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने एप्पल के शेयर्स खरीदने शुरू किए, और थोड़े बहुत नहीं, उन्होंने इतने खरीदे कि आज बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ एप्पल है। लोगों ने पूछा, वॉरेन आपने अपने रूल्स तोड़ दिए। वॉरेन मुस्कुराए, उन्होंने कहा, नहीं, एप्पल एक टेक कंपनी नहीं है, एप्पल एक कंज्यूमर कंपनी है। ये आज का कोका कोला है। वॉरेन ने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी आईफोन यूजर के पास खाने के पैसे ना हो तो वो खाना छोड़ देगा, लेकिन अपना आईफोन नहीं छोड़ेगा। एप्पल ने लोगों के दिमाग में जगह बना ली थी। ये एक लग्जरी प्रोडक्ट बन गया था जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता था। वॉरेन 86 साल की उम्र में भी फिर से सीखने को तैयार थे। उन्होंने माना कि वो टेक बूम में गलत थे और उन्होंने अपनी गलती सुधारी एक मैसिव बेट के साथ। पैसा बेहिसाब आ रहा था, लेकिन वॉरेन की पर्सनल लाइफ में सन्नाटा बढ़ रहा था। 2004 में उनकी पत्नी सूजी, जो उनकी सोलमेट थी, उनकी डेथ हो गई। वॉरेन पूरी तरह टूट गए। वो एक छोटे बच्चे की तरह रोए। सूजी वो इंसान थी जो वॉरेन को इंसान बनाए रखती थी। उनके जाने के बाद वॉरेन और ज्यादा अकेले हो गए, लेकिन उनके पास अभी भी उनका दोस्त, उनका पार्टनर चार्ली मुंगेर था। वॉरेन और चार्ली की जुगलबंदी बर्कशायर की एनुअल जर्नल मीटिंग में देखने लायक होती थी। 40,000 लोग ओमाहा आते थे, सिर्फ इन दो बूढ़ों को कोक पीते और मूंगफली खाते ज्ञान देते हुए देखने के लिए। वॉरेन लंबा बोलते थे और चार्ली अपनी फेमस लाइन कहा करते थे, आई हैव नथिंग टू ऐड। लेकिन फिर नवंबर 2023 चार्ली मुंगेर का निधन हो गया, 99 साल की उम्र में, अपनी 100वीं सालगिरह से सिर्फ एक महीना पहले। 2024 की मीटिंग में जब वॉरेन स्टेज पर बैठे तो उनके बगल वाली कुर्सी खाली नहीं थी, लेकिन उस पर चार्ली नहीं थे। वॉरेन ने गलती से अपने नए पार्टनर ग्रेग एबल को चार्ली बुला दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। वॉरेन की आवाज में दर्द साफ था। वो आदमी जिसके पास 130 बिलियन डॉलर थे, वो उस पल दुनिया का सबसे गरीब आदमी लग रहा था, क्योंकि उसका वो दोस्त चला गया था जिसने उसे पिछले 60 सालों से डांटा, समझाया और साथ दिया था। अब चलते हैं उस वाकये पर जिसकी वजह से वॉरेन बफे ने कभी भी ईमेल का इस्तेमाल नहीं किया। वॉरेन बफे टेक्नोलॉजी से हमेशा दूर रहे हैं। वो बटन वाला फ्लिप फोन यूज करते थे, लेकिन 1997 में उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी ईमेल भेजा। जेफ रेक्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव और बफे के दोस्त थे, कोशिश कर रहे थे कि बफे को कन्विंस कर पाएं कि वो माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करें। रेक्स ने बफे को एक ईमेल लिखा जिसमें उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस मॉडल को टोल बूथ जैसा बताया, मतलब बिना खुद ज्यादा खर्च किए हर कंप्यूटर यूजर से पैसा कमाना। बफे ने रिप्लाई किया कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस मॉडल समझ आ गया है और वो शानदार है, लेकिन उन्होंने अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया। साथ ही उन्होंने अपने रिप्लाई में नेब्रास्का फुटबॉल टीम गो हस्कर्स के बारे में भी कुछ कमेंट्स लिखे थे। बफे ओमाहा में रहते थे और ये वहीं की टीम थी जिसको उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपेयर किया था। ये ईमेल उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी ईमेल था। 1998 में अमेरिकन सरकार माइक्रोसॉफ्ट पर केस कर रही थी कि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। कोर्ट ने माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल ईमेल्स मांगे। इन्वेस्टिगेटर्स ने जेफ रेक्स का ईमेल बॉक्स खंगाला और उन्हें वॉरेन बफे का वो ईमेल मिल गया जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली पावर की तारीफ थी। ये ईमेल कोर्ट रिकॉर्ड्स का हिस्सा बन गया और पब्लिक हो गया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे फ्रंट पेज पर छाप दिया। जब बफे ने अपना प्राइवेट ईमेल वॉल स्ट्रीट जर्नल में देखा तो वो हैरान रह गए। उनका फेमस रिएक्शन था, मेरा पहला और इकलौता ईमेल कोर्ट पहुंच गया। मुझे समझ आ गया कि ईमेल खतरनाक चीज है। वॉरेन बफे के एनुअल लेटर्स फाइनेंशियल वर्ल्ड में किसी बाइबल से कम नहीं माने जाते थे। दुनिया भर के इन्वेस्टर, सीईओज और स्टूडेंट्स पूरे साल फरवरी महीने के आखिरी सैटरडे का वेट करते हैं, क्योंकि उसी दिन ये लेटर रिलीज होता है। फाइनेंस जैसे बोरिंग टॉपिक में भी वो भरपूर जोक्स मारते हैं। वो लेटर को बहुत ही सिंपल भाषा में लिखते हैं। उनका कहना है कि वो ये लेटर अपनी बहनों को ध्यान में रखकर लिखते हैं, ना कि वॉल स्ट्रीट के फाइनेंस वाले बंदों के लिए। अगर उनकी बहन को समझ नहीं आया तो मतलब लेटर बेकार है। अगर किसी साल उनके निर्णय लेने में कोई गलती हो, वो भी लेटर में शुरू में ही साफ साफ लिखते थे।
उनका सबसे फेमस कोट जो उन्होंने लेटर्स में लिखा था वो ये था कि जब पानी उतरता है तभी पता चलता है कि कौन नंगा तैर रहा था। मतलब क्राइसिस में ही असली हालत पता चलती है। बफे अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका एक लंच इतिहास का सबसे महंगा लंच बन गया। साल 2000 से बफे हर साल अपना लंच टाइम ऑक्शन करते थे, यानी अपने लंच के लिए बोली लगाते थे। जीतने वाले को उनके साथ न्यूयॉर्क के स्मिथ एंड वॉन्स्की स्टेक हाउस में लंच करने का मौका मिलता था। इस ऑक्शन से आने वाला सारा पैसा ग्लाइड फाउंडेशन को जाता था, जो सैन फ्रांसिस्को में गरीबों और होमलेस लोगों की मदद करता है। कोविड के कारण 2 साल के ब्रेक के बाद साल 2022 में बफे ने अनाउंस किया कि यह उनका आखिरी चैरिटी लॉन्च होगा। बोली शुरू हुई और कीमतें आसमान छूने लगी। अंत में एक अनोनिमस बिडर ने $19 मिलियन यानी लगभग 150 करोड़ रुपए की बोली लगाई और जीत गया। सोचो, सिर्फ एक बार खाना खाने और बातें करने के लिए $19 मिलियन। भले ही कीमत करोड़ों में हो, लेकिन खाना साधारण होता था। बफे ज्यादातर अपना पसंदीदा मीडियम रेयर स्टेक और चेरी कोक ऑर्डर करते थे। जीतने वाला अपने साथ 7 दोस्तों को ला सकता था। रूल सिर्फ एक था, बफे से कुछ भी पूछ सकते हो सिवाय इसके कि वो आगे क्या खरीदने वाले हैं। कई विजेता बाद में बफे के करीबी हो गए। टेड वेचलर ने 2 बार ऑक्शन जीती थी। बफे उनसे इतने इंप्रेस हुए कि बाद में उन्हें अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे में इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पर हायर कर लिया। इस ऑक्शन के जरिए बफे ने ग्लाइड फाउंडेशन के लिए $53 मिलियन से भी ज्यादा पैसे रेज किए। 15 फरवरी 2011 दान पुण्य और बिजनेस इंटेग्रिटी के लिए उन्हें अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। व्हाइट हाउस में उनको मेडल देने के बाद बराक ओबामा ने उन्हें मानवता का प्रेमी कहा। ओबामा ने बफे को हंसते हुए कंजूस भी बताया। वो बोले, पिछली बार जब वो आए थे तो मुझे उन्हें अपनी व्हाइट हाउस वाली टाई देनी पड़ी थी, क्योंकि उनकी वाली टाई थोड़ी फटी हुई लग रही थी। बाद में बिल गेट्स भी वहां आए और उन्होंने भी वही टाई मांगी। अगर आप वॉरेन के ऑफिस में जाएंगे तो आपको वहां शेयर मार्केट की स्क्रीन्स या कंप्यूटर नहीं मिलेंगे। आपको वहां सिर्फ एक चीज मिलेगी, किताबें, न्यूज़पेपर्स और फाइल्स। वॉरेन बफे अपनी सक्सेस का क्रेडिट उनकी किताबें पढ़ने की आदत को देते हैं। वो अपने दिन का ज्यादातर समय सिर्फ पढ़ने में बिताते हैं। जब उनसे पूछा गया कि स्मार्ट कैसे बने, तो उन्होंने किताबों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, रीड 500 पेजेस लाइक दिस एवरी डे। दैट्स हाउ नॉलेज वर्क्स। इट बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। वो सिर्फ पैसों पर मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट से सफल नहीं बने, किताबें पढ़कर नॉलेज को भी रोज थोड़ा थोड़ा कंपाउंड करते रहे और 70 सालों में ये नॉलेज इतनी बड़ी हो गई कि आज वो मार्केट को उस नजर से देख पाते हैं जो किसी और को दिखाई नहीं देती। अब वॉरेन 95 साल के हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2025 को अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। बफे ने कंपनी को $380 बिलियन कैश के साथ छोड़ा। लेकिन वो अपनी लेगेसी के बारे में क्या सोचते हैं? वॉरेन एक कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं जिसे वो ओवेरियन लॉटरी कहते हैं। उनका कहना है, मैं अमीर इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं अमीर इसलिए हूं क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा हुआ, एक ऐसे वक्त में जब पूंजीवाद रिवॉर्ड देता था। अगर मैं 1930 में किसी गरीब देश में पैदा होता तो शायद मैं भेड़ बकरी चरा रहा होता। मेरी स्किल की वहां कोई वैल्यू नहीं होती। इस रियलाइजेशन ने उन्हें द गिविंग प्लेज शुरू करने के लिए इंस्पायर किया। 2006 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी 99% दौलत दान कर देंगे। उनका एक फेमस कोट है, अपने बच्चों को इतना पैसा दो कि वो कुछ भी कर सके, लेकिन इतना मत दो कि वो कुछ भी ना करे। आज वॉरेन बफे टाटा के बाद इतिहास के दूसरे सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वो पैसा जो उन्होंने कोका कोला और एप्पल से कमाया, अब दुनिया भर में बीमारियों को खत्म करने और एजुकेशन के लिए काम आ रहा है। वॉरेन बफे की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी स्टॉक मार्केट की तरह है। इसमें अप्स आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, क्रैशेस आएंगे, लेकिन अगर आपके पास अच्छे असूलों का पोर्टफोलियो है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो अंत में जीत आपकी ही होगी। तो ये थी वॉरेन बफे की जिंदगी की पूरी कहानी, जिसे लिखा था मेरे साथी रोहित घोरपड़े ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया मेरे साथी अयान ने। इस वीडियो को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर जानकारी बहुत बढ़िया लगी हो तो अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए, शुक्रिया।